ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ रिपोर्ट्स आ रही हैं, सो उन्होंने तो बचना चाहिए। यस, सो स्पेशली इसलिए जो है ये प्रीवियस जनरेशन ईवीज जो निसान की लीफ ऐसे सारे व्हीकल्स आते हैं, हुंडई के आयनिक 5 वगैरह, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी इतनी इम्प्रूव हो गई है बैटरी की, ईवी टेक्नोलॉजी की, और मैन्युफैक्चरर्स वो सारी प्रीवियस टेक्नोलॉजी को अभी कम सपोर्ट करते हैं। टेस्ला वैसे तो देखा जाए तो देखो पूरी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, उन्होंने गाड़ी भी निकाली है, एंड ईवी के मामले में चार्जिंग देखा जाए, फीचर्स और प्राइस के मामले में टेस्ला ये सबसे बेस्ट ईवी ऑप्शन है फिलहाल मार्केट में। मैंने सुना साल 2009 की होंडा अकॉर्ड हाइब्रिड, मतलब ऑलमोस्ट 15 इयर्स वो कार जो है वो पुरानी हो गई, तो उसकी बैटरी लाइफ भी ऑलमोस्ट जाने के कगार पे होगी। बट मैंने जैसे ही कहा था कि जो ईवी के अलावा अगर आप यूज पुरानी हाइब्रिड गाड़ी या प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी ले रहे हो तो उसमें आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इनकेस उसकी बैटरी गई भी तो आपको अराउंड $2,500-3,000 है। आप रिसर्च कर सकते हो कितना खर्चा आएगा फोरम पे जाके कि ये होंडा हाइब्रिड की एक बैटरी अगर गई तो कितने में आएगी। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। Thank you for having me again. Tell me a little bit more about the used ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। सो अभी स्पेशली अगर लग्जरी ईवीज की बात की जाए, जो पॉर्श एंड ऑडीज एंड हाई एंड टेस्लास जो आते थे एक्सपेंसिव वाले, उनमें काफ़ी ज़्यादा डेप्रिसिएशन देखने मिल रहा है। कोई गाड़ियाँ तो ऑलमोस्ट विद इन ईयर और 50% अपनी वैल्यू जो है वो लूज कर रहे हैं। ऑन एवरेज 70% वैल्यू ही होल्ड कर पा रहे हैं कोई गाड़ियाँ, क्योंकि वो दिखाता है कि ईवी का इन जनरल जो है डिमांड काफ़ी कम होते जा रहा है, लोग अवॉइड कर रहे हैं ईवी स्पेशली प्री ओन्ड मार्केट में लेना। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि रिसर्च जो है स्पेशली कोई बायर वगैरह होगा उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, एंड जो प्रीवियस जनरेशन ईवी व्हीकल्स आते थे उनको अवॉइड करना ही बेहतर है। तो फिलहाल अभी ये सिचुएशन चल रहा है। सो ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਡ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। यस, सो स्पेशली इसलिए जो है ये प्रीवियस जनरेशन ईवीज जो निसान की लीफ ऐसे सारे व्हीकल्स आते हैं, हुंडई के आयनिक 5 वगैरह, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी इतनी इम्प्रूव हो गई है बैटरी की, ईवी टेक्नोलॉजी की, और मैन्युफैक्चरर्स वो सारी प्रीवियस टेक्नोलॉजी को अभी कम सपोर्ट करते हैं। सो वो रिलायबिलिटी के मामले में भी आजकल के ईवीज जितने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, सो डेफिनेटली रिस्क है, इसलिए पुराने जनरेशन ईवी खरीदना अवॉइड ही करना चाहिए। और इन केस आपने खरीद ली है और ऐसे सब इश्यूज आ रहे हैं, सो आप लाइक रिसर्च वगैरह कर सकते हो। काफ़ी सारे आफ्टर मार्केट कंपनीज जो है सिर्फ बैटरी मेंटेनेंस डेडिकेटेड काफ़ी सारे न्यू कंपनीज जो है वो मार्केट में आ रहे हैं अभी, तो आप उनका सपोर्ट ले सकते हो इन केस आप स्टक हो ऐसे प्रोडक्ट के साथ। ਦੀਪ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। सो फर्स्ट थिंग तो है उसमें ऑलमोस्ट जितनी भी गाड़ियां मार्केट में है वो हर एक गाड़ी का जो ओनर्स होते हैं वो ऑनलाइन यूजुअली अपना फोरम बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई गाड़ी देख रहे हो, समझो आपने एक गाड़ी फाइनल किया, एक गाड़ी आपके नज़र में आई, ऑनलाइन वो गाड़ी के बारे में फोरम पे सर्च करना कि लोगों ने यूजुअली इन्फॉर्मेशन दी होती कि ये गाड़ियों में क्या क्या दिक्कतें आती है और कौन से जैसे विंटर में कितनी रेंज देती है, समर में कितनी रेंज देती है। सो डिपेंडिंग दैट अपने को एक आइडिया आ जाएगा कि आपको गाड़ी में क्या देखना है। जब भी आप गाड़ी देखने जाओ वो फिगर्स जो है, जब भी आप टेस्ट ड्राइव वगैरह रहो, गाड़ी में जो रेंज दिखा रही है वो मैच नहीं कर रही है, तो आपको समझना चाहिए कि बैटरी की लाइफ जो है उसकी थोड़ी सी डिग्रेड हो गई है। सो वो आपको एक बेहतर आइडिया आ जाएगा। एंड अगर इन केस गाड़ी वारंटी में है, सो गाड़ी लेने के पहले सर्विस सेंटर में, ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जाके डेफिनेटली पूरी चेक करानी चाहिए। ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਆ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ
ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਠੰਡ 'ਚ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਡਾਊਨ ਹੋ गई। मे बी एक्सट्रीम केस पे हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द ईवी जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये हफ्ते मैं खुद एक गाड़ी का कंपैरिजन कर रहा हूँ। मेरे पास हुंडई की एक न्यू ईवी गाड़ी भी है एंड वही गाड़ी का गैस पावर्ड वर्जन भी मैंने रखा है। सो दोनों गाड़ियों का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। बट जैसे ये हफ्ते वेदर थोड़ा ठीक है, इतना ड्रॉप ऑफ रेंज नहीं है। सो अगर इतना ड्रॉप ऑफ रेंज आ रहा है मतलब वो गाड़ी की बैटरी जो है वो जाने के कगार पे है। सो बैटरी बहुत एक्सपेंसिव है मेरा ख्याल है, जो बैटरी रिप्लेस करनी पैनी है। यस वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसलिए मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि ओल्ड गाड़ियाँ जो है ईवी व्हीकल स्पेशली वो लेना अवॉइड ही करो, क्योंकि न्यू कार्स यूजुअली वारंटी में होते हैं एंड ओल्ड कार्स की बैटरी टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी थी नहीं तभी। एंड अभी मैन्युफैक्चरर्स के पास वो सारी इक्विपमेंट वगैरह भी नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए, इसलिए उनको ओवरसीज से उनके फैक्ट्री से सारे कंपोनेंट्स या बैटरी जो है ऑर्डर करनी पड़ती है। उसके वजह से मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है एंड वो गाड़ी फिर स्क्रैप करने के इसमें आ जाती है। ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਵਗੈरह ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ? नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं, क्योंकि इसमें ड्राइविंग हैबिट रिलेटेड कोई इतना कुछ सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं डालेगा अनटिल एंड अनलेस आप कोई हीटर वगैरह एक्सट्रीम चालू रख रहे हो, गाड़ी ऑन छोड़ रहे हो जगह पे। क्योंकि जैसे नॉर्मल गाड़ी को कूलिंग की ज़रूरत है, बैटरी व्हीकल्स को भी कूलिंग की ज़रूरत होती है। तो जितने रनिंग में आप हीटर वगैरह मैक्सिमम ऑन करोगे उससे डेफिनेटली बैटरी लाइफ में हेल्प होगा। कि खड़े गाड़ी में आपके से पेट्रोल जलता है, इसलिए यूजुअली नॉर्मल गाड़ी में आप चालू नहीं रखते, तो वैसे ही ईवी व्हीकल में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गाड़ी रनिंग होगी तो उतनी बैटरी कूल रहेगी एंड बैटरी लाइफ थोड़ी एक्सटेंड होगी। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਯੂਜ਼ਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यस डेफिनेटली स्पेशली ओल्ड कार जो है, मैं तो घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा कि ऑप्शंस है, स्ट्रेट अवे बोलूँगा कि अवॉइड ही करना चाहिए। क्योंकि एक टाइम पे ऐसे होता है कि आप गाड़ी आपकी सही चल रही है जैसे आपने कहा, बट दूसरे दिन आप जा रहे हो हाईवे पे वो बंद पड़ जाए, आपको पता नहीं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, मोटर्स है, कंपोनेंट्स है, वो कभी भी अचानक खराब हो जा सकते हैं। अपने इंजन के गाड़ी जैसा नहीं कि आपको धीरे धीरे आवाज़ आनी चालू हुई, आपको समझ रहा खराब हो रही है, फिर आपने मेंटेनेंस करा लिया। वैसे नहीं होता, ये सारी इलेक्ट्रिकल चीज़ें तुरंत खराब हो जाती है। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ बैटरी ख़त्म हो रही है या ख़त्म हो जानी है, ना ली जाए? यस थोड़ा आप एक बाहर के बाहर आइडिया ले सकते हो। डेफिनेटली अगर गाड़ी आप खरीदने जा रहे हो, आप कंसिडर कर रहे हो ईवी एंड वो वारंटी में है, सो वारंटी खत्म होने के पहले उसका चेकअप ज़रूर करा लेना कि कुछ दिक्कतें हो तो पता लग जाए, तो आपको बाद में वारंटी में वो काम है। बट दूसरा आप पता लगा सकते हो स्ट्रेट अवे, वो है गाड़ी के रेंज से। सो फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी की 400 किलोमीटर रेंज बताई है और विंटर में समझो 300 किलोमीटर की रेंज बताई, सो आप ऑनलाइन फोरम पे जाके देखना कि ये बाकी कस्टमर्स ने क्या क्या इश्यूज फेस किए, वो कितनी रेंज दे रही है बता रहे हैं। तो अगर उससे वो गाड़ी की आपको रेंज थोड़ी कम मिल रही है रेगुलर बेसिस पे, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसके बैटरी में जो है वो लाइफ कम हो गई है इसकी अभी। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਗੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ? ईवी कार्स में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा डेप्रिसिएशन है ऑलमोस्ट, स्पेशली लग्जरी कार्स जो होते हैं, ऑडी पॉर्श, ये सारे जो इलेक्ट्रिक लग्जरी कार्स है, वो कोई कार्स जो 1 या 2 ईयर में ऑलमोस्ट 50% वैल्यू लूज कर रहे हैं एंड एवरेज ईवी गाड़ी 1-2 साल बाद जस्ट 70% ही अपनी वैल्यू जो है वो होल्ड कर पा रही है। तो इट्स डेफिनेटली डेप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा ईवी व्हीकल्स में देखने मिल रहा है। ਫਿਰ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ? ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲਰਿਟੀ ਵਧੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬੈਟਰੀ ਛੇਤੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ $25,000 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। यस सो बेसिकली अभी बेस्ट ऑप्शन है खरीदने के लिए वो है हाइब्रिड एंड प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स। एंड अगर आप प्री ओन्ड भी देख रहे हो तो आप ईवी हट के प्लग इन हाइब्रिड या हाइब्रिड व्हीकल्स देख सकते हो, क्योंकि उसमें वैसा है कि
इन केस उसकी बैटरी भी चली गई तो उसको रिप्लेस करना इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना फुल ईवी व्हीकल में होगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन द रनिंग आप लॉन्ग टर्म में इतना पैसे, यस उसमें थोड़ा लूज करोगे पर इतना भी नहीं लूज करोगे आपको गाड़ी ही खड़ी रखनी पड़े। सो ये मामले में अगर वो $2,500 या $5,000 खर्चा भी दे देती है तो यस आपका नुकसान जरूर हो रहा है, पर इतना नहीं कि आप गाड़ी यूज तो कर पा रहे हो। सो हाइब्रिड इज द बेस्ट वे। यस राइट नाउ भले आप यूज ले रहे हो कि न्यू ले रहे हो, प्लग इन हाइब्रिड या हाइब्रिड, ये दोनों में से बेस्ट ऑप्शन है डिपेंडिंग अपॉन आपका डेली रनिंग कितना है। प्रदीप जी, इनफैक्ट प्लग इन हाइब्रिड ये काइंड ऑफ एक बेस्ट बैलेंस है फिलहाल। ਦੀਪ ਜੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬੈਟਰੀ ਆਪਰੇਟਡ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆ? ਨਵੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬੈਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ? यस काफी ज्यादा, क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी और इतनी फास्ट इम्प्रूव हो रही है कि 3 साल पहले जो ईवीज आते थे इसलिए वो इतने खराब वगैरह हो रहे हैं, उनके वैल्यू इतने लूज करे क्योंकि आजकल के बैटरी टेक्नोलॉजी इतने फास्ट इम्प्रूव हो रहे हैं। तो आगे जाके 3 साल बाद भी काफी इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगी, स्पेशली जितने फास्ट चार्जिंग मेन जो फैक्टर होता है। तो आगे हम 2-3 साल बाद जो बैटरी व्हीकल्स देखने वाले उसमें चार्जिंग में सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिलेगी, रेंज से भी ज्यादा। एंड ऑल्टरनेटिव्स की अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट बोल रहा है कि 2035 तक, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अभी जो मार्केट में करंट ईवीज है वो संभाले नहीं जा रहे, और तभी हर एक गाड़ी अगर ईवी हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हम पेट्रोल से ईवी इसलिए जा रहे थे कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि लिमिटेड रिसोर्सेस है, फिर वो हम आप इतनी एनर्जी वापस ईवी व्हीकल्स के लिए लाओगे कहाँ से? जैसे हर एक के पास अभी फोन चार्ज करता है बंदा, वो हर एक इंसान अभी गाड़ी चार्ज करेगा। ਅੱਛਾ, ਅਮੰਗ ਦੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਜ਼ ਟੈਸਲਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? टेस्ला वैसे तो देखा जाए तो देखो पूरी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, उन्होंने गाड़ी भी निकाली है। एंड ईवी के मामले में चार्जिंग देखा जाए, फीचर्स और प्राइस के मामले में टेस्ला ये सबसे बेस्ट ईवी ऑप्शन है फिलहाल मार्केट में। बट जो बाकी ईवी रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट्स है वो इंडियन टेस्ला के साथ भी जाते हैं, जैसे यूज कार में लेना या जो होता है प्री ओन मार्केट में, या कोई रिलायबिलिटी इश्यूज आना, वो मामले में टेस्ला अभी कुछ ऐसे खास है नहीं। तो जैसे गवर्नमेंट आपने पूछा कि ऑप्शंस क्या क्या है, मेन एक सिग्निफिकेंट अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुए वो है BMW ने भी अपने हाथ जो है ईवी को लेके खड़े कर दिए है। उन्होंने भी बोल दिया कि हम आगे जाके हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स के ऊपर जो है हमारा फोकस रखेंगे और हम जो स्टैंडर्ड हाइब्रिड गाड़ियां ही बनाएंगे। हाँ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। हाइड्रोजन में एक्चुअल में अपना जैसे कंबशन इंजन होता है उसी तरीके से इंजन होता है। जस्ट इंडिया में कैसे हम CNG गैस भरवाते हैं एंड देन CNG पे गाड़ियां चलती है, तो वैसे ही आप काफी सिमिलर टेक्नोलॉजी समझ सकते हो। एंड हाइड्रोजन गवर्नमेंट पहले इसलिए नहीं कह रहा था कि काफी डेंजरस है क्योंकि वो टैंक होते हैं उसमें गाड़ी में, तो वो टैंक एक्सप्लोड हो सकते हैं, ऐसे सारे होते हैं। बट उसमें भी टेक्नोलॉजी काफी फास्ट इम्प्रूव हो रही है। इंडिया में देख सकते हो अभी हर एक न्यू जैसे टाटा जैसे मैन्युफैक्चरर्स हो गए, मारुति हो गए, वो कंपनी से ही आपको CNG लगवा के बेचते हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी वैसे ही सिमिलर टेक्नोलॉजी है। ओंटारियो में अवेलेबल नहीं है बट वैंकूवर में अवेलेबल है। टोयोटा की मिराई करके आती है जो हमने पिछले साल टेस्टिंग की थी। तो हमने वैंकूवर टू कैलोना उसमें रोड ट्रिप किया था, बीच में हाइड्रोजन रिफिल वगैरह किया था। वो ईवी से काफी ज्यादा प्रैक्टिकल जो है वो मामले में निकल के आई थी गाड़ी, हाइड्रोजन वाली। यस क्योंकि हाइड्रोजन फिल ऑल्दो उसकी रेंज ईवी व्हीकल से थोड़ी कम थी क्योंकि वो प्रीवियस जनरेशन हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है, बट उसमें रिफिल करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना गाड़ी चार्ज करने में लगता है। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਨੇ ਹੋ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤਾਂ ਗੈਸ ਆ, ਰਾਈਟ? गैस है, जैसे आप फ्यूल कैसे भरते हो गाड़ी में वैसे ही आप हाइड्रोजन जो है वो फिल करते हो गाड़ी में। एंड देन एमिशन के मामले में भी वो जीरो एमिशन है क्योंकि वो एमिट जो है जैसे एग्जॉस्ट से कैसे अपना गैस निकलता है तो उसके एग्जॉस्ट से जो है वो पानी निकलता है। यस ਸੋ जैसे ਜੇ ਦੀਪ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੁਣ?
देखो ईवी के ऐसे मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। ईवी डेफिनेटली लाइक छोटे छोटे आते हैं, जैसे किया की तरफ से, हुंडई की तरफ से छोटे जो न्यू ईवी गाड़ियां है उसमें आपको 300-400 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। तो अभी जैसे ये गाड़ी मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे अभी तक दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे ऑफिस में जो है वो ईवी चार्जर है लेवल 2 का। तो हम्म छोटा चार्जर भी है, ऑफिस के टाइम पे चार्ज हो जाती है, हफ्ता चल रहा है। जैसे छोटे ईवीज आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो अगर आपके पास दूसरी पेट्रोल पावर्ड गाड़ी है तो। एंड सेकंड अगर कार नहीं दे है, तौर पे। यस सेकंड कार चाहिए ही अगर आप ईवी आपके पास है तो। एंड दूसरा अभी बेस्ट राइट नाउ ऑप्शन है वो है प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स। तो उसमें कैसे होता है कि आपको गाड़ी चार्ज पे लाइक ईवी रखनी होती है, बट उसमें छोटी बैटरी आती है एंड गाड़ी 50-60 किलोमीटर जो है ईवी पे चल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ऑफिस आसपास ही है कहीं 20-30 किलोमीटर पे। तो मैं हम्म घर पे अगर गाड़ी रात में चार्ज पे रखता हूँ, सुबह चार्ज हो जाती है, तो मैं पूरा हफ्ता फ्यूल ही यूज नहीं करता, एज ए ईवी व्हीकल ही उसको यूज करता हूँ। बट जब भी उसमें जैसे नॉर्मल इंजन भी आता है, मुझे समझो कहीं ऑटोवा जाना है, कहीं घूमने जाना है, वही गाड़ी मैं नॉर्मल भी लेके जा सकता हूँ पेट्रोल पाके। पेट्रोल। हाँ पेट्रोल में। एंड अगर उसमें आप चार्ज भी नहीं करते हम्म तो प्लग इन हाइब्रिड बिना चार्ज के भी एज अ स्टैंडर्ड हाइब्रिड जो है वो काम करते हैं। सो आपको फ्यूल इकोनॉमी भी काफी अच्छी मिलती है उसमें। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ F-150 ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੋਂਕੋ यस। ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ब्रोंको रिसेंट टाइम की आई हुई वन ऑफ द काफी इम्प्रेसिव कार्स है एक्चुअल में। बट इस जस्ट वो काफी एक्सपेंसिव होते जा रही है। बट जीप रैंगलर का उसका मेन कंपटीशन है फोर्ड की ब्रोंको। एंड वो रिसेंट टाइम की काफी ज्यादा केपेबल गाड़ी है, ड्राइव के मामले में जीप रैंगलर से काफी अच्छा है वो। लाइक टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात की जाए तो जीप में जैसे फ्रंट में आपको सॉलिड एक्सल आता है, जिसकी वजह से जीप काफ़ी अनस्टेबल रहती है स्पेशली हाईवेज पे। बट हम्म ब्रोंको में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आता है, तो उसके वजह से वो काफ़ी स्टेबल भी चलती है एंड जीप जैसी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज आपको वो गाड़ी दे देती है। ਪਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਸ ਬਾਰੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਟਰੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਯੱਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈਂਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੈਲੋ ਲਾਈਨ 2 ਲਵ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਂਡਾ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਵਿਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ 2009 ਮਾਡਲ, 9-10 ਮਾਡਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਧੀਆ ਵਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ नहीं? ओके, हैंग अप कर दो तो सुनो जवाब। दीप जी। यस। मैंने सुना सवाल 2009 की होंडा अकॉर्ड हाइब्रिड, मतलब ऑलमोस्ट 15 ईयर्स वो कार जो है वो पुरानी हो गई, तो उसकी बैटरी लाइफ भी ऑलमोस्ट जाने के कगार पे होगी। बट मैंने जैसे ही कहा था कि जो ईवी के अलावा अगर आप यूज पुरानी हाइब्रिड गाड़ी या प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी ले रहे हो तो उसमें आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इनकेस उसकी बैटरी गई भी तो आपको अराउंड $2,500-3,000 है। आप रिसर्च कर सकते हो कितना खर्चा आएगा फोरम पे जाके कि ये होंडा हाइब्रिड की एक बैटरी अगर गई तो कितने में आएगी। तो वो कॉस्ट आप कंसिडर करके गाड़ी डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि ये सारी हाइब्रिड गाड़ियाँ डेफिनेटली काफ़ी एफिशिएंट भी थी एंड इट्स अ गुड ऑप्शन। गुरदीप सोहता जी। भाई सत श्रीकाल और सत- ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤ श्रीकाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਫਲੀਟਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਅਸਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਈਵਨ ਹੁਣ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਆਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੀਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਲੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨੋ ਸਟੋਰਮ ਆਈ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਹੀਕਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਚੈਲੰਜਸ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਏ? थैंक यू जी। हैंग करके सुन लो जी। दीप जी। ओके, अब एक बार थोड़ा रिपीट करोगे क्या?
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। यस अभी भी सप्लाई चेन इश्यूज है मार्केट में, क्योंकि करंटली क्या हो रहा है, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, बट वो न्यू गाड़ियों के मामले में वेटिंग पीरियड कम हो रहा है। बट जैसे उनकी प्रायोरिटीज हर किसी की मैन्युफैक्चरर्स की अभी भी न्यू कार जो है वो जल्द से जल्द डिलीवर करना है, तो उसके वजह से जो पार्ट्स वगैरह मिलने की बात है उसमें अभी भी सिग्निफिकेंट डिलेस जो है वो काफ़ी देखे जा रहे हैं। इसलिए काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी भी जो है स्पेशली हाइब्रिड व्हीकल्स वगैरह हो या कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स हो, गाड़ी जो है वो टोटल लॉस ही कर देते हैं। ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਮਾਜ਼ਦਾ CX-9 ਤੇ ਗਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਡੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਬੂਸਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਂਡ ਬੂਸਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। हैंग करके हैंग अप कर दो, सुन लो रेडियो पे। हाँ जी दीप जी। यस, सो ये जो बूस्ट हाइब्रिड बोल रहे हो बेसिकली जो है वो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है। वो टेक्निकली जब भी आप गाड़ी खड़ी रखते हो या ट्रैफिक में हो तो ही वो जो है खड़ी गाड़ी में कैसे अपना फ्यूल यूज होता है तभी वो फ्यूल सेविंग्स करती है। ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो तभी आप वो फ्यूल सेविंग करें। बेसिकली वेरी माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है, उसमें अलग से कोई ऐसी बड़ी बैटरी नहीं आती गाड़ी में। हाइब्रिड ऐसे काम करते हैं कि उसमें 1 किलोवाट या 2 किलोवाट की अलग से बैटरी आती है। सो आप पार्किंग लॉट्स में वगैरह गाड़ी चला रहे हो तो वो हेल्प करती है। हाईवे पे चला रहे हो तो कभी कभी बैटरी बीच में जो है वो इंटरप्ट करेगी। बैटरी एंड गाड़ी का इंजन जो है दोनों मिलके पावर करेगा फ्यूल इकोनॉमी इम्प्रूव करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्टैंडर्ड गाड़ी अगर 8 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स का दे रही है तो ओवरऑल एक माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी आपको उतना ही देगी या 7 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स का देगी। पर हाइब्रिड गाड़ी जो है आपको 5.5 6.5 लीटर्स पर किलोमीटर का जो है वो एवरेज देगी पर लीटर पर 100 किलोमीटर का। क्योंकि कभी कभी हाईवे पे, क्योंकि लोगों का होता है कि हाइब्रिड गाड़ियां बस सिटी में ही काम आती है, बट वैसे नहीं है। हाईवेज पे भी वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं। आप अगर उसमें जो गाड़ी में बताता है कब कौन सा सिस्टम काम कर रहा है तो उसमें वो हाईवेज पे भी हाइब्रिड सिस्टम जो है काम करता है। एंड प्लग इन हाइब्रिड जो है मैंने आपको थोड़े टाइम पहले ही एक्सप्लेन किया था कि आप वो उसको अलग से जो है घर पे चार्ज भी कर सकते हो। एंड अगर आप आसपास जा रहे हो एज ए ईवी व्हीकल ही वो काम करेगी। एंड इवन तो आप उसको चार्ज भी नहीं कर रहे हो तो भी एज अ हाइब्रिड व्हीकल ही वो काम करेगी। पर जैसे उसमें बड़ी बैटरी है वो और अच्छा एवरेज देगी। बिना चार्ज किए भी एक प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी 3.5 लीटर्स टू 4.5 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स का जो है वो एवरेज निकाल सकती है। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਟਰ ਆ ਇਕੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਾਲੋਂ। यस, वो बेटर है इलेक्ट्रिक गाड़ी से, क्योंकि ईवी आप जो है आपका रेगुलर डे टू डे यूज, ग्रोसरी करने जाना है, काम पे जाना है, वो ईवी पे ही चल जाएगी। एंड आप अगर आप चार्ज भी नहीं कर रहे हो तो हाइब्रिड व्हीकल जैसे चल जाएगी तो डेफिनेटली एज अ बेटर ऑप्शन निकल के आती है। एंड जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि CX-9 उन्होंने ली थी एंड देन माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम निकाला, वो इतना कुछ मेजर डिफरेंस जो है उसमें नहीं है। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਲਡ ਔਨ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਬੈਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਣ? ਥੈਂਕ ਯੂ। दीप जी। उनका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया, वो सेकंड हाइब्रिड बैटरी चेंज वाला मैं सुना ही नहीं दिया। ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ? किस में, हाइब्रिड में? या हाइब्रिड में जो प्लग इन हाइब्रिड में मैंने जैसे कहा था आप अलग से चार्ज कर सकते हो, प्लग इन कर सकते हो, जैसे आप ईवी चार्ज करते हो, ठीक है। अब उसको चार्ज भी नहीं करोगे तो स्टैंडर्ड हाइब्रिड जैसे काम करेगी। तो स्टैंडर्ड हाइब्रिड काम ऐसे करता है कि गाड़ी के इंजन थ्रू ही वो बैटरी चार्ज होती है, उसको अलग से आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। एंड गाड़ी के कंप्यूटर जो है अपने आप वो सारी चीजें जो है वो करते रहते हैं। जैसे आप आइडल पे हो, इंजन थ्रू बैटरी चार्ज होती रहती है। ब्रेक्स में भी उसमें रीजन ब्रेकिंग थ्रू चार्जिंग होती है। तो जैसे आप जब ब्रेक दबाते हो या एक्सीलेटर से पाव हटाते हो, गाड़ी जैसे डिसेलरेट होती है तभी वो बैटरी चार्ज होती है।
या इंजन में जो ऑल्टरनेटर आता है उससे वो बैटरी चार्ज होती है, उसको अलग से कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। संजेश सिंह, सत श्री अकाल भाई साहब सत श्री अकाल जी। जी, मेरा एक क्वेश्चन खाली ये है, बहुत से कंपनी इलेक्ट्रिक बना रहे हैं, हाइब्रिड बना रहे हैं, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा गाड़ी ले। तो क्या दीप भाई मुझे हेल्प कर सकता है, जो सबसे बढ़िया कंपनी और गुड और गैस सेविंग सभी कुछ सबसे अच्छी कौन होगा? दीप। यस, सो फिलहाल अभी जैसे उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स बना रहे हैं, उसमें हाइब्रिड्स के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे एफिशिएंट हाइब्रिड जो है वो टोयोटा बनाता है नॉर्मल हाइब्रिड गाड़ियों में, बट उनमें वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, 1 साल की 2 साल की वेटिंग है उनके कार्स में। तो उसके अलावा ये हुंडई के बारे में हम बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वगैरह मेंटेनेंस हो जाता है, बट नई गाड़ियों के मामले में उनके काफ़ी अच्छी गाड़ियां हैं, क्वालिटी के मामले में काफ़ी इम्प्रूव हो गए। तो छोटी गाड़ियों में किया की नीरो आती है, देन हुंडई की कोना आती है, देन उसके अलावा टुक्सॉन जो उनकी छोटी गाड़ी है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फिलहाल मार्केट में जो है वो अवेलेबल है। एंड देन मित्सुबिशी वगैरह के भी आते हैं और थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बट बजट के मामले में हुंडई टुक्सॉन ये हाइब्रिड गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। उसमें प्लग इन हाइब्रिड भी अवेलेबल है, स्टैंडर्ड हाइब्रिड भी अवेलेबल है। ਸੋ ਦੀਪ ਜੀ, ਅਖੀਰ 'ਚ SUV ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ SUV ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਕਈ SUV ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। BMW ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ SUV ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਕਿਹੜਾ? सो ओवरऑल अगर बजट एसयूवी में एज ए फैमिली एसयूवी देखा जाए तो हुंडई की टुक्सॉन, किया की स्पोर्टाज, ये सारे जो है काफ़ी अच्छे पैकेज है। मैजडा की नई CX-50 आती है, अगर आपको ड्राइविंग वगैरह करना अच्छा लगता है तो डायनामिकली मैजडा के एसयूवीज काफ़ी अच्छे हैं। होंडा की CR-V काफ़ी अच्छी है। बट प्रीमियम व्हीकल्स में देखा जाए तो BMW के भी माइल्ड हाइब्रिड वाले सिस्टम्स वाले गाड़ियाँ आती है जो चलाने में वगैरह काफ़ी अच्छी है। देन मित्सुबिशी की आउटलैंडर करके एक एसयूवी आती है। उसके अलावा बाकी प्रीमियम ब्रांड्स में अगर सोचा जाए तो फोर्ड की भी हाइब्रिड एस्केप वगैरह आती है, लिंकन्स के गाड़ियाँ आती है। सो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है डेफिनेटली। पेट्रोल ओनली में कौन से SUV हैं जो ड्यूरेबल हैं और कंफर्टेबल हैं? उसमें होंडा की CR-V आप कह सकते हो एंड मैजडा की CX-50 या CX-90। सो ये रेंज रोवर वगैरह, लैंड रोवर वगैरह कितने नहीं आते? वो लग्जरी सेगमेंट में हो गया, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा फिर आपको जैसे ब्रांड वगैरह अच्छा लगता है उस पर डिपेंड है। बट लग्जरी एसयूवीज के मामले में देखा जाए तो BMW के काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। मर्सिडीज के एसयूवीज जो है वो अभी ऑलमोस्ट सारे एसयूवीज अपडेट के कगार पे, सो काफ़ी पुराने टाइम से वो आते रहे, मतलब जो 2018 2019 से वो काफ़ी जल्दी चेंज होने वाले, तो वो यूजुअली मैं रेकमेंड नहीं करता। मर्सिडीज दे रिकमेंड क्यों नहीं करते? क्योंकि वो रिपेयर ज़्यादा मांगते हैं? नहीं, रिपेयर ऐसे नहीं कि उनका न्यू मॉडल काफ़ी जल्दी आ जाएगा अभी, क्योंकि जो अभी एग्जिस्टिंग है वो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। तो उसके न्यू वर्जन जो है वो काफ़ी सून मार्केट में आएंगे अगले 1-2 साल में। अच्छा, हाँ, तो इसलिए तो BMW काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। सेम मर्सिडीज का केस भी रेंज रोवर जैसी है, वो अपडेट्स वगैरह कर रहे हैं, नए स्क्रीन वगैरह दे रहे हैं, बट चैसी वाइज प्लेटफॉर्म वाइज जो है वो गाड़ियाँ 5-6-7 साल से वही आ रहे हैं। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਵੀ 2035 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? मोस्टली और होपफुली मेरा गेस ये है, जैसे मैं बोलते आ रहा हूँ कि एक ही चीज़ ईवी नहीं चलेगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल एंड ऐसे सारे ऑल्टरनेटिव्स आएंगे। तो उसमें से एक चीज़ जो है वो होगी एथेनॉल, बायोफ्यूल, सस्टेनेबल फ्यूल। ये सारी चीज़ों के ऊपर जो आगे जाके होपफुली गवर्नमेंट जो है थोड़ा अगर और अपना कंट्रीब्यूशन देती है एंड वो टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव होती है तो डेफिनेटली जो करंट पेट्रोल कार्स है, स्पेशली जो हाई एंड कार्स आते हैं जो लोग प्रिजर्व करते हैं, वो बायोफ्यूल पे, सस्टेनेबल फ्यूल पे जो है वो 2035 के बाद भी जो है वो चलते रहेंगे। सो पेट्रोल वालियां गड्डियां बस स्क्रैप बन जाएंगी? नहीं, स्क्रैप नहीं बनेगी। जैसे मैंने कहा था कि हर गाड़ी की एक लाइफ साइकिल होती है, 10-15 साल तक तो है। मोस्ट ऑफ द गाड़ियाँ जो है वो अपने लास्ट इसमें आ जाएंगी, बट जो गाड़ियाँ चलने वाली वो बायोफ्यूल पे, ग्रीन फ्यूल जैसे बोलते हैं,
बाकी सारे थोड़े इंजन में माइनर चेंजेस के करते ही वो गाड़ियां जो है कंटिन्यू यूज करना जो है रख सकते हैं 2035 के बाद भी, अगर गवर्नमेंट ने पुश किया एंड बायोफ्यूल, ग्रीन फ्यूल, सस्टेनेबल फ्यूल जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है तो। ਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਯੈਸ, ਦੀਪ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਅਤੇ AJAC ਦੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। They might argue about who's in charge of the TV or whose turn